एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 करेंगे। इसके अंदर हम नल स्पेस, रेंज स्पेस, वन वन ऑन टू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि नल स्पेस और रेंज स्पेस होता क्या है। देखो फटाफट से, नल स्पेस का एक और नेम भी है कर्नल। ध्यान से देखना, क्योंकि यही हमारे एमसीक्यूज में रिजल्ट्स यूज होंगे। कभी वो कर्नल लिख देगा, कभी वो नल स्पेस लिख देगा। तो कहते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस और कर्नल क्या होता है। ध्यान से सुनो, कहते हैं टी एक मैपिंग है कहाँ से कहाँ पर, यू से वी पर। ये हमारी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि टी हमें यू से वी पर एल टी दे रखा है। कहते हैं इस टी का नल स्पेस या कर्नल डिफाइन किससे होता है, एंटी या कर्नल टी। नल स्पेस या कर्नल किससे डिफाइंड होता है, चाहे तो एंटी नोटेशन वो ले लेगा, चाहे कर्नल टी नोटेशन ले लेगा। इज डिफाइंड एज, अब एंटी और कर्नल टी है क्या, ध्यान से पढ़ो। कहते हैं यू के एलिमेंट होंगे, एंटी के अंदर किसके एलिमेंट हैं, पहले वाले स्पेस के एलिमेंट हैं। और पहले वाले स्पेस की वो एलिमेंट हैं जिनके ऊपर की टी लगाकर आंसर क्या आ रहा है, 0। ध्यान से देखना, ये हमारा यू स्पेस है, ये हमारा वी स्पेस है। दिस इज ओवर यू स्पेस, दिस इज ओवर वी स्पेस एंड दिस इज ओवर मैपिंग टी, जो कि एल टी है। कहते हैं टी को इस यू के एलिमेंट पर जब आप लगा रहे हो, ठीक है, टी जब यू के एलिमेंट पर लग रहा है और जो एलिमेंट आंसर क्या देता जाएगा, 0। मान लो इसने भी 0 दे दिया, इससे भी 0 दे दिया, इसने भी 0 दे दिया, इसने भी 0 दे दिया। इन एलिमेंट ने अगर 0 दिया तो ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट किसका पार्ट हो जाएंगे, एंटी के। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये एंटी, अभी आगे रिजल्ट आएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एंटी स्पेस है किसका सब स्पेस है, यू का या वी का, तो आप क्या कहोगे, यू का। तो ध्यान रखना, कर्नल टी या नल स्पेस किसका सब स्पेस होता है, फर्स्ट वाले स्पेस का, यानी कि यू का। ठीक है। रेंज या फिर इमेज, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज स्पेस या फिर इमेज स्पेस क्या होता है। देखो, टी एक मैपिंग है यू से वी पर, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन द रेंज ऑफ टी या फिर इमेज ऑफ टी, ध्यान से क्या कह रहा है, रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी इज डिनोटेड बाय आर टी या फिर टी यू। टी यू से भी डिनोट कर सकते हैं या आर टी से भी डिनोट कर सकते हैं। कहते हैं डिफाइन कैसे किया है, ध्यान से देखो, आर टी के अंदर वो एलिमेंट है, यू जितने भी यू के एलिमेंट है जब उन पर टी लगता जाएगा और जो आंसर आता जाएगा वो किस में चला जाएगा, आर टी में। यहाँ पर देखो, ये यू स्पेस है, ये वी स्पेस है, ये टी है। आपको पता है टी यहाँ के हर एलिमेंट पर लगेगा, हर एलिमेंट पर लगकर कुछ ना कुछ आंसर देता जाएगा। पहले पर लगा, दूसरे पर लगा, तीसरे पर लगा, चौथे पर लगा, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आठवें पर, नौवें पर, 10वें पर, मतलब जितने पर भी लगा वो कुछ ना कुछ आंसर देता जाएगा। और उन आंसर्स की कलेक्शन मान लो इस बॉक्स में आ गई, तो इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, आर टी। अब एक और रिजल्ट तैयार होने वाला है। अगर आपसे ये पूछा जाए आर टी किसका सब स्पेस है, तो आप कहोगे वी का। तो अब याद कर लो, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नल स्पेस किसका सबस्पेस होता है, फर्स्ट वाले स्पेस का, और आर टी किसके वाला सबस्पेस होता है, सेकंड वाले सबस्पेस का। ठीक है, आप रिजल्ट देखो, आर टी को हम रेंज स्पेस बोलते हैं। आर टी की डायमेंशन को क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से नोट कर लो। आर टी को तो क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस, लेकिन आर टी की डायमेंशन को क्या बोला जाता है, यू भी बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ आर टी, या डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, या फिर रैंक ऑफ टी। क्या बोला जाता है, रैंक ऑफ टी। और इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है रो का सिंबल, रो ऑफ टी, रैंक ऑफ टी को रो ऑफ टी। तो क्या क्या नाम हो गया आर टी की डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, या फिर रैंक ऑफ टी, या रो टी। अब इधर आओ, एंटी क्या होता है, नल स्पेस या फिर कर्नल स्पेस। ठीक है, और कर्नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, नलिटी ऑफ टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी। रैंक ऑफ टी क्या होता है, रेंज स्पेस की डायमेंशन, और नलिटी ऑफ टी क्या होता है, नल स्पेस की डायमेंशन। और इसे किससे नोटेट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू टी से। अब देखो, ये भी एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यू सेट है और एक वी सेट है, बीच में एक मैपिंग जा रही है टी। ठीक है, टी हमारी एक एल टी मैपिंग हो गई। ठीक है, कहते यू के अंदर कुछ वेक्टर्स हैं, हमने इनके ऊपर टी लगाया, वी के अंदर भी कुछ वेक्टर्स आ गए। अभी अभी पढ़ा है ना कि भाई टी के एलिमेंट के ऊपर, टी को अगर यू के एलिमेंट पर लगाया जाता है तो वो एलिमेंट्स जो बनते हैं, जैसे टी को U1 पर लगाया, फिर टी को U2 पर लगाया, टी को U3 पर, टी को UN पर, वो यहाँ आ गए। अब ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट्स हैं सारे थ्योरम्स के ही रिजल्ट बने हुए हैं। कहते हैं अगर ये वाली, ध्यान दो, ये वाली
ये u1 u2 जो u वाला स्पेस है ना, इनके वेक्टर्स अगर क्या हो, LD हो, ध्यान से सुनना, अगर एक टी मैपिंग है u से v पर और u के वेक्टर्स क्या है, LD, तो पक्का v के वेक्टर्स भी क्या होते हैं, LD। याद कर लो रिजल्ट, अगर u के वेक्टर LD होंगे तभी v के वेक्टर्स, या v के वेक्टर्स भी कौन से वाले, सारे नहीं, जिन जिन के ऊपर t लगा है उसके बारे में बात कर रहा है, वो भी क्या होंगे, LD। ठीक है, यानी कि रेंज स्पेस के। अच्छा, LD का तो हमने पढ़ लिया था, अगर ये LD तो ये LD होंगे, लेकिन LI क्या कहता है, अगर ये LI होंगे रेंज वाले तो फिर U वाले क्या होंगे, LI, यानी कि LD यहाँ से यहाँ जा रहा है और LI यहाँ से यहाँ आ रहा है, समझ गए। अगर U1 U2 UN LD होंगे तभी TU1 TU2 TUN क्या होंगे, LD, और अगर TU1 TU2 TUN LI होंगे तभी U1 U2 UN को क्या कहोगे, LI। अच्छा, कहते हैं अगर यहाँ से ये LI हो जाए तो ये LI होगा, कहता है एक शर्त पर, अगर T क्या बन जाए, 1 1, LT तो है ही है। कहते हैं अगर यहाँ से यहाँ पर LI जाना है ना, क्योंकि LI का यूं था, और अगर यहाँ से यहाँ पर LI जाना है कि ये LI है तो इसे LI कहना है, तो फिर साथ में T को क्या होना पड़ेगा, 1 1। अच्छा, अब LD का यहाँ से यहाँ था ना, वो कह रहा है अगर यहाँ से यहाँ पर LD जाना हो तो ये भी क्या कह रहा है कि T क्या होना चाहिए, 1 1। तो अब रिजल्ट तैयार हो गया, अगर U1 U2 UN LD हैं तभी ये सारे क्या होंगे, LD। अगर U1 U2 U3 UN LI हैं तो इनको LI बनने के लिए पहले T को 1 1 होना पड़ेगा। अब इधर से आओ, अगर TU1 TU2 TUN LI हैं तो U1 U2 UN क्या हो जाएंगे, LI। लेकिन अगर TU1 TU2 TUN LD हैं तो इन्हें LD बनने के लिए पहले T को क्या होना पड़ेगा, 1 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका रिजल्ट लर्न कर लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। क्या है नेम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। क्या होता है इसका रिजल्ट, T एक मैपिंग होती है U से V पर, LT होती है, कहते हैं फर्स्ट वाला स्पेस मॉड में कर्नल T आइसोमॉर्फिक है किसके, T ऑफ U के, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है ये U है और ये V है, जब T लगाओ तो जब T लगता है तो रेंज स्पेस क्या होता है, TU। तो यानी कि ये कह रहा है कि U मॉड में कर्नल T यानी कि क्वोशंट स्पेस बना दिए, ये आइसोमॉर्फिक है किसके, TU के। कहते हैं लेकिन फंडामेंटल थ्योरम तो बता दी, कहते हैं इसमें एक रिजल्ट और जुड़ जाता है, अगर T साथ में क्या हो जाए, ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, T लगाओगे सारे के सारे एलिमेंट V के कवर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर TU लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, V। ये आपको रिजल्ट याद करना है। अगर फंडामेंटल थ्योरम पूछे तो U मॉड कर्नल T आइसोमॉर्फिक है TU के, लेकिन अगर साथ में T आपका ऑन टू भी हो जाता है तो TU की जगह पर हम सीधा V वाला स्पेस लिख सकते हैं। आगे देखो, नल स्पेस और कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T एक U से V पर मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस या कर्नल ऑफ T, एंटी और कर्नल T हमने पढ़ ही लिया। नल स्पेस को हम इससे डिनोट करते हैं, ये हमारी नई नोटेशन आ गई, कर्नल T ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने वैसे पहले भी लिखा था। अब देखो U से V पर एक मैपिंग है, T जा रही है, सिल्वेस्टर लॉ। हो सकता है कि आपकी नोटेशन सीधे ही आ जाए कि भाई चेक करके बताओ कौन सिल्वेस्टर लॉ है ना। हो सकता है आपके सामने 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएं और कहीं की पहचानो कि कौन सी सिल्वेस्टर लॉ, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम कौन सी है, तो आपको एज इट इज रिजल्ट लर्न होने चाहिए। सिल्वेस्टर लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके कई MCQs भी सॉल्व होंगे। क्या है, कहते हैं कि रैंक T समझ के कौन सी है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, नलिटी T समझ के डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। कहते हैं इन दोनों का सम, ये U से V पर जा रहा है ना, पहले वाला देखो कौन है, U, पहले वाले स्पेस की डायमेंशन के बराबर होता है। सिल्वेस्टर लॉ क्या कहती है, रेंज स्पेस की डायमेंशन प्लस में नल स्पेस की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्पेस। मैं इसलिए फर्स्ट बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो जान के V से U नाम दे दे तो हम कहीं डायमेंशन U लर्न कर लें, और फिर तो हम ऐसे लर्न करने से तो क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, हमने कि माइंड में U सेट कर लिया डायमेंशन U, नहीं, हम ये सेट करेंगे डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्पेस, क्योंकि उसका नाम कुछ भी हो सकता है। चलो, रैंक T की नोटेशन रो T थी, नलिटी T की नोटेशन म्यू T थी, और डायमेंशन U हो सकता है ये रिजल्ट पूछ ले, या फिर यू भी पूछ ले, RT की डायमेंशन प्लस में NT की डायमेंशन, और NT की जगह यहाँ क्या आ सकता है, कर्नल T भी आ सकता है, हो सकता है वो नल स्पेस की जगह कर्नल लिखते, बात एक है, इज इक्वल टू डायमेंशन U। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आगे देखो, U से V पे अगर कोई मैपिंग है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो NT होता है
किसका सबस्पेस होता है, यू का या वी का? लर्न कराया था, किसका होता है, यू का। बस आगे देखो, यू से वी पर टी एक मैपिंग है, तो आर टी किसका सबस्पेस होगा, वी का। बस हो गया ना लर्न। एन टी होता है यू का सबस्पेस और आर टी होता है वी का सबस्पेस। अब एक और रिजल्ट देखो, टी अगर 1 1 है तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। ये इफ एंड ऑनली इफ का सिंबल है, ठीक है। कहते हैं इफ एंड ऑनली इफ का मतलब ये है कि डबल इम्प्लाइज का सिंबल है, मतलब इफ एंड ऑनली इफ का मतलब ये है तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है तो ये है। टी अगर 1 1 है तो उसे नॉन सिंगुलर बोलेंगे, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसे 1 1 बोलेंगे। और अगर मैनी वन है यानी कि 1 1 नहीं है तो उसे सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर है तो मैनी वन यानी कि 1 1 नहीं है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हो सकता है इन्हीं का कोई एमसीक्यू बन के आ जाए, तो हमें पता होने चाहिए रिजल्ट। सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम T1 है और दूसरी का नाम T2 है, ये भी LT है ये भी LT है, तो कहते हैं दोनों LT का सम, क्या ये LT होता है? यस। तो अब एक रिजल्ट तैयार हो गया, T1 T2 अगर LT है तो T1 प्लस T2 भी क्या होगा, LT होगा। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कौन है, मान लो T, और उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दी, मान लो कर दी A, तो ये नई वाली क्या बन गई, AT। तो ये भी हमारी क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अगली देखो, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कंपोजिशन क्या होती है, ध्यान से समझना। U से V पर एक मैपिंग है T1 LT है, फिर V से W पर एक मैपिंग है T2। देखो ध्यान से, U से V पर है T1 और V से W पर है T2। तो अब मैपिंग बनानी है हमें U से W पर, क्या बनानी है, U से W पर। अब नाम ध्यान से देखना, अब देखो U से W पर जो मैपिंग बनी है, हमारा पहला स्पेस U और दूसरा क्या बन रहा है, W। तो अब U पर कौन लग रहा है भाई, T1 U पर लग रहा है, आंसर W में चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देखो इधर से पहला लिखेंगे T1 क्योंकि हमें लगाना है U पर और आंसर चाहिए W में, तो T2 का आंसर W में आ रहा है और T1 लग किस पर है, U पर। इसीलिए यहाँ अंदर वाली साइड लिखेंगे T1 और बाहर वाली साइड लिखेंगे T2। तो ये होती है कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि अगर T1 हमारी क्या है, LT, और T2 भी क्या है, LT, तो T2 T1 भी क्या बनेगी, हमारी जो कॉम्पोजिशन बनी है वो क्या बनेगी, LT, और वो U से V पर, अंदर T1 बाहर T2, अगर ये हमारी फॉर्म है तो। नेक्स्ट देखो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U टू V इज 1 1 एंड ऑन टू। ध्यान से सुनना, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है और ऑन टू है, वैसे तो इसका नाम हमने वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रखा है। कहते हैं अगर T 1 1 भी है ऑन टू भी है तो जो इसका इनवर्स होता है T इनवर्स, देखो ध्यान से, T मैपिंग कहाँ है, U से V पर, लेकिन T इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगी, V से U पर। इतनी चीज समझ आ गई। कहते हैं अगर T LT है और अगर T 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू होगा तभी तो T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी क्या होगा, LT होगा। रिजल्ट लर्न कर लो अच्छे से, T अगर LT है और अगर T 1 1 और ऑन टू है तो T का इनवर्स भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, T1 हमारा U से V पर है और T2 हमारा V से W पर है, ये दो LT हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहते हैं अगर T2 T1 समझ गए ना, कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन 1 1 है, अगर कंपोजिशन 1 1 है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, अगर T1 LT है T2 LT है और कंपोजिशन 1 1 है, तो ये जो अंदर वाला है ना, ये भी क्या होता है, 1 1। और अगर कंपोजिशन ऑन टू है तो बाहर वाला क्या होता है, ऑन टू। ऐसे याद कर लो रिजल्ट, अगर T1 LT है T2 LT है और कॉम्पोजिशन 1 1 है तो अंदर वाला 1 1, अंदर वाला बता ना T1, और बाहर वाला अगर कॉम्पोजिशन ऑन टू है तो बाहर वाला क्या होगा, ऑन टू। तो हमने सारे रिजल्ट्स पढ़ लिए, अब हम अपने MCQ स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन, let T be a linear transformation from a vector space U into a vector space V with U as a finite dimensional, ठीक है। Then the rank of T is the dimension of rank of T। ये किसकी डायमेंशन होती है, आपको मैंने रिजल्ट बताया था,
आपको ये चीज़ बताई थी, जो हमारा आर टी होता है वो रेंज स्पेस होता है, और आर टी यानी कि रेंज स्पेस की डायमेंशन को ही क्या कहते हैं, रैंक ऑफ टी, और इसे डिनोट भी करते हैं, ये भी बताया था। इसी तरह से एन टी भी बताया था कि नल स्पेस होता है, और एन टी की डायमेंशन को हम नलिटी ऑफ टी कहते हैं। तो बताओ अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने क्या कहा है, रैंक ऑफ टी किसकी होगी डायमेंशन, रेंज ऑफ टी की। तो हमारा आंसर हो गया रैंक ऑफ टी का यू की भी नहीं होगी, वी की भी नहीं होगी, बल्कि किसकी होगी डायमेंशन, रेंज ऑफ टी की। जो हमारा रैंक ऑफ टी होता है किसकी डायमेंशन होती है, रेंज ऑफ टी की। नेक्स्ट देखो, टी एक नॉन सिंगुलर है इफ़ एंड ओनली इफ टी की नलिटी नॉन जीरो होगी तब, या टी की नलिटी जीरो होगी तब, या टी और टी की नलिटी और रैंक ऑफ टी इक्वल होंगे तब, या रैंक ऑफ टी जीरो होगा तब। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक रिजल्ट होता है। अगर नलिटी जीरो होती है तो टी नॉन सिंगुलर होता है, और अगर टी नॉन सिंगुलर होता है तो नलिटी जीरो होती है। तो देख लो ऑप्शन का है नलिटी जीरो वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लो। टी नॉन सिंगुलर तो नलिटी जीरो तो टी नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, for a linear transformation T from R12 to R6, then the kernel is having dimension 5, then the dimension of range of T is। अब देखो हमने वो पढ़ा था ना सिल्वेस्टर लॉ। सिल्वेस्टर लॉ में हमारा क्या होता था, मैं आपको एक बार दोबारा भी दिखा देती हूँ। पहले स्पेस का नाम अगर u है, दूसरे का v है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रैंक ऑफ टी प्लस में नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्पेस, है ना। अच्छा, रैंक ऑफ टी को रो ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी को म्यू ऑफ टी भी लिख सकते हैं, या फिर हम रैंक ऑफ टी को आर टी की डायमेंशन और नलिटी ऑफ टी को एन टी की डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ यू। ये तो हमारा फर्स्ट स्पेस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो नल स्पेस की डायमेंशन होती है ना, नल स्पेस को हम कर्नल भी बोलते हैं, कर्नल की डायमेंशन। तो अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। ये होती है फर्स्ट स्पेस की डायमेंशन और नल स्पेस की डायमेंशन प्लस में रेंज स्पेस की डायमेंशन। तो बताना क्या होगा, टोटल स्पेस की डायमेंशन हमारी फर्स्ट स्पेस की कितनी है, 12, ठीक। ये रेंज की होगी और ये हमारी कर्नल की होगी। कर्नल की कितनी है, 5। तो रेंज वाले की निकालनी है ना हमने, आर टी की निकालनी है, तो बस निकाल लो डायमेंशन ऑफ आर टी। कितना आएगा बताओ, 12 माइनस 5 कितनी आ गई, 7। तो आंसर कितना हो गया, 7। रेंज टी की हमारी डायमेंशन कितनी होगी, 7। नेक्स्ट में भी देखो क्या है, R10 से R6 पर है और आपको टी रेंज की आपको डायमेंशन दे रखी है और आपको कर्नल की निकालनी है। तो वही क्या सिखाया था, रेंज की डायमेंशन प्लस में कर्नल वाली डायमेंशन और इक्वल टू में टोटल वाली। तो बताओ इस पर किसकी पता है, रेंज की पता है, पुट कर दो। ये फाइंड करनी है और ये 10। तो बताना ये वाली जो डायमेंशन है कितनी आ जाएगी, 10 और ये 5, यानी कि ये डायमेंशन आ गई हमारी 10 माइनस 5। तो आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि पहले वाले स्पेस की 10 थी ना, तो 5 थी तो 5 निकल आई, ठीक। नेक्स्ट देखो, एक linear transformation T from R3 to R square defined by this is not onto but 1 1, not 1 1 but onto, both 1 1 and onto, neither 1 1 nor onto। अब देखो एक चीज़, ज़्यादा से कम है, क्या सिखाया था, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, है ना। पार्ट 1 की वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर ज़्यादा से कम हो तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऑन टू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन अब तो इन्होंने कंफर्म पूछा है कि बताओ ऑन टू है या नहीं है। 1 1 तो नहीं है पता है, पर ऑन टू के बारे में भी बिल्कुल हमें रिजल्ट चाहिए कि है या नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं कि है या नहीं है। देखो, ऑन टू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फुल रैंक मैट्रिक्स की हेल्प लेनी होती है, ठीक। फुल रैंक कैसे पता चलती है, आप दोनों स्पेस को देख लो, देख लिया, एक की 3 है और एक की 2 है, दोनों का मिनिमम देखो कौन है, मिनिमम है 3 और 2 में से 2। फुल रैंक मैट्रिक्स कहती है अगर तो रैंक किसके बराबर आ गई, इन दोनों के मिनिमम के बराबर, तो वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर फुल रैंक आ गई आपकी तो ऑन टू है, और अगर फुल रैंक नहीं आई तो ऑन टू नहीं है, ठीक है। देखो अब ये टी था, अब ऑन टू चेक करें हम। आपको इसकी मैट्रिक्स बनाने आती है ना, आपको सिखाया था सेकंड पार्ट में कैसे, x
वाई और जेड की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स का कॉफिशेंट 0, वाई का कॉफिशेंट 0, जेड का कॉफिशेंट 1। इधर आओ, एक्स का कॉफिशेंट 2, वाई का कॉफिशेंट 1, लेकिन जेड की भी बात हो रही है तो जेड का कॉफिशेंट 0। ये तो बना दी मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स बना दो। अब इस पर ऑपरेशन लगा के इसकी रैंक चेक करो। तो मैंने क्या किया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया, रैंक चेक करी तो कितनी आई 2, और मिनिमम भी क्या है 2, तो फुल रैंक मैट्रिक्स होगी। और अगर फुल रैंक आ जाती है तो फिर वो ऑन टू है, और अगर फुल रैंक ना आती तो ऑन टू नहीं है। अब इसका मतलब कंफर्म हो गए हम, 1 1 तो है नहीं लेकिन ऑन टू है। तो देख लो ऑप्शन 1 1 नहीं है पर ऑन टू है, तो आंसर क्या हो गया बी। इस वाले में देखो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 पर है, और ये मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम से सेम पर हो या तो दोनों होंगे 1 1 ऑन टू, या दोनों ही नहीं होंगे। अब वो कैसे पता चलेगा, वही फुल रैंक से। हाँ जी, दोनों का मिनिमम क्या है भाई 3 ही है। तो अब इसकी मैट्रिक्स बना के अगर रैंक 3 आ गई तो 1 1 ऑन टू दोनों है, और अगर रैंक 3 नहीं आई तो ना 1 1 है ना ही ऑन टू है। चेक करते हैं। ये देखो हमारा ये टी था, स्टैंडर्ड बेसिस ही है, तो कितने की बात हो रही है 3 की। तो चलो 3 पे चेक करना है। एक्स का कॉफिशेंट 1, वाई का कॉफिशेंट -1, जेड का नहीं है तो क्या आएगा 0, एक्स का नहीं है तो 0, वाई का 1, जेड का -1। हाँ जी, पहले एक्स का लिखना है, एक्स का -1, वाई का नहीं है 0, जेड का 1, मैट्रिक्स बन गई। अब इस पर ऑपरेशन लगा के इसकी रैंक निकालनी है। तो लास्ट वाले पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, R3 पर R3 + R1 सॉल्व करके हमारा ये आ गया। अब इस पर ऑपरेशन इसको ख़त्म करना है, तो इन दोनों को ऐड, यानी कि आर, अब हमने क्या लगाई R3 + R2, इन पर लगाई, ये आ गया। अब हमने देखा भाई एक तो सीधा 0 लाइन आ गई और दो नॉन जीरो आ गई, तो रैंक कितनी हुई 2, लेकिन फुल रैंक तो तब मानी जाएगी जब 3 आई, तो इसका मतलब नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स। और आपको पता है अगर तो फुल रैंक आती तो 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं, फुल रैंक नहीं आई तो ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ये कैसे था, क्योंकि सेम से सेम पर था। तो आंसर देखते हैं क्या आया, ना ही 1 1 ना ही ऑन टू, ये आ गया था ना। तो आंसर हमारा कितना आ गया डी। नेक्स्ट देखो, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R3 to R² डिफाइंड बाय दिस। आपको इसके अकॉर्डिंग RT की डायमेंशन बतानी है, और आपको ये फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है। RT की डायमेंशन T की रैंक के बराबर होती है, और T की रैंक A जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना उसकी रैंक के बराबर होती है। तो सिंपल है क्वेश्चन, भाई इसकी मैट्रिक्स बना लो, जो रैंक आएगी वही आपकी T की रैंक होगी, और जो T की रैंक होगी वही आपकी RT की डायमेंशन होगी। तो हमने अपना T उठाया, देखो हमने देखो अपना क्या उठा लिया, टी उठा लिया, टी एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। अब देखो 3 के बारे में बात है ना, तो एक्स का कॉफिशेंट 1, वाई का कॉफिशेंट 1, जेड का नहीं है तो 0। अगले में एक्स का कॉफिशेंट नहीं है तो 0, वाई का कॉफिशेंट 1, जेड का कॉफिशेंट 1। अब जब हमने इसकी रैंक चेक करी तो रैंक कितनी आ गई 2, ए की रैंक 2। अगर ए की रैंक 2 है तो टी की रैंक भी क्या हुई 2, और जो टी की रैंक है वही आर टी की क्या होती है डायमेंशन। तो आंसर बताओ क्या आ गया 2 आया है, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। ये देखो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, और टी हमें ये दे रखा है, कहते हैं टी की नलिटी के बारे में बताना है। तो अब इसके लिए क्या करें, तो आप क्या करना, कुछ नया नहीं करना, आपको मैंने अभी अभी वो निकालना सिखाया है ना रैंक टी, तो आप इसमें भी पहले रैंक टी निकाल लेना और फिर वही सिल्वेस्टर लॉ लगा देना। चलो देखो, अब मैंने टी एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड वाला ही क्वेश्चन लिया, यानी कि ऊपर वाला ही लिया। तो हमें यहाँ तक तो पता है ना रैंक कितनी आई थी 2, यानी कि डायमेंशन दिस। अब देखो नलिटी निकालने का फॉर्मूला, रैंक टी प्लस में नलिटी टी इज इक्वल टू क्या होती है, पहले वाले स्पेस की डायमेंशन। और अब ये भी रैंक टी कितनी आई थी ऊपर वाले क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन लिया है तो 2। तो नलिटी कैसे निकल आई 3 - 2 यानी कि 1। तो आंसर क्या हो गया ए। यानी कि आपको कभी मैट्रिक्स वाले आपको कभी जैसे LT दे रखी हो, रैंक निकालनी हो तो सीधा मैट्रिक्स बना के रैंक आ गई, नलिटी निकालनी हो तो पहले रैंक निकाल लो और फिर आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। या फिर यूँ भी कह सकते हो कि जब आपकी रैंक आ गई ना तो टोटल वाले में से सीधा रैंक को माइनस कर दिया करो, तो नलिटी आ जाएगी। नलिटी क्या होती है, टोटल स्पेस में से, यानी कि जो फर्स्ट वाला स्पेस है उसकी डायमेंशन में से वो माइनस कर देना, ठीक है। देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब वाले क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे छोटे हैं। देखो क्या है, रेंज स्पेस फॉर अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज डैश ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V।
यानी कि आपकी वी से वी पर जो मैपिंग है उसमें एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस की बात कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये वी है और ये वी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपकी मान लो वो मैपिंग है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, या जीरो भी लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो। आपको बताया था जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या होता है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का काम ये होता है कि टी आप हर एलिमेंट पर लगाओ, आंसर क्या देगा, जीरो। यानी कि रेंज स्पेस में तो सिर्फ जीरो आ रहा है, यानी कि जब हम आप आर टी बनाओगे तो जो आर टी स्पेस होगा उसके अंदर तो और कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीरो है। तो रेंज स्पेस क्या हो गया हमारा, जीरो। ठीक है। अच्छा, अब वो कहे कि भाई जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक बताओ, रैंक बतानी है तो आर टी की डायमेंशन निकालो। आपको पता है नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि बेसिस में तो कुछ आएगा नहीं। नल स्पेस आपको मैंने एक बार बताया भी था सब स्पेस वाले उसमें, कि अगर आपका सेट सिर्फ नल स्पेस हो तो उसकी डायमेंशन हमेशा जीरो होती है। तो बताओ, जब आपका रेंज स्पेस है ही जीरो तो उसकी जब रैंक निकालोगे तो क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस बताओ। अब नल स्पेस बताना है ना, इधर देखो, नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस वो होता है किन किन एलिमेंट पर लगकर जीरो आया। भाई सारे एलिमेंट पर लगकर ही जीरो आ गया, यानी कि वी के हर एक एलिमेंट पर लगकर आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब तो पूरा का पूरा वी सेट हो गया। इसका मतलब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या होता है, वी। तो अब एक तरह से रिजल्ट लर्न ही कर लो। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस क्या होता है, नल स्पेस, यानी कि जीरो स्पेस। लेकिन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का जो नल स्पेस होता है वो क्या होता है, वी। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस जीरो और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस वी। ठीक। अब बताओ, जब आपको नलिटी बतानी हो, अब जब आपके नल स्पेस में पूरा ही सेट वी आ गया तो नलिटी क्या हो जाएगी, भाई वी की डायमेंशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी क्या होगी, वी की डायमेंशन। बहुत ही इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, रेंज स्पेस फॉर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज डैश ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। अब आइडेंटिटी का काम पता है ना, आइडेंटिटी क्या कहती है, भाई टी एक मैपिंग बनाओगे, आइडेंटिटी कहती है जिस एलिमेंट पर लगाओगे वही एलिमेंट वापस मिलेगा। वन पर लगाओगे तो वन, टू पर लगाओगे तो टू, थ्री पर लगाओगे तो थ्री, फोर पर लगाओगे तो फोर, फाइव पर लगाओगे तो फाइव। यानी कि रेंज में जितने एलिमेंट के ऊपर टी लग रहा था रेंज में वो सारे आ गए। इसका मतलब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज होती है वो पूरा का पूरा सेट वी ही आ गया। तो आंसर क्या हो गया, वी। तो रैंक बताना क्या हो जाएगी, भाई डायमेंशन ऑफ वी। समझ गया, आइडेंटिटी में उल्टा हो गया। आइडेंटिटी का रेंज स्पेस है वी तो रैंक तो होगी डायमेंशन वी। तो अब समझ ही गए होंगे, आइडेंटिटी का रैंक स्पेस अगर वी है तो नल स्पेस क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अब देखो, अगर हर एलिमेंट पर टी लगाकर वही वाला एलिमेंट वापस मिलता तो सिर्फ एक जीरो ही है जिस पर आंसर क्या आया, जीरो आया। तो नल स्पेस क्या कहता है, भाई किन एलिमेंट पर लगकर जीरो आया, ये कह रहे हैं सिर्फ जीरो पर लगकर जीरो आया। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या हो गया, जीरो स्पेस। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या हो गया, जीरो स्पेस हो गया। ठीक है। तो नलिटी बताना क्या हो जाएगी, आपको पता है नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो जीरो होती है। तो जब नल स्पेस है ही जीरो स्पेस तो नलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, T1 हमारी एक मैपिंग है R3 से R स्क्र पर और उसे डिफाइन कर रखा है T1 को x y z पर लगाएं तो आंसर है 3x, 4y माइनस में 2z। और T2 मैपिंग हमारी R स्क्र से R स्क्र पर और T2 को लगाने का तरीका है कि उसे x y पर लगाएं तो आंसर आ रहा है माइनस एक्स और y। कहते हैं फाइंड करो T1 T2। ठीक। आप देखो कैसे करना है, ये T1 था और ये T2 था, T1 T2 लगाना है, T1 T2 निकालना है। तो आप देखो जो T2 है वो कितने पर लगा है, 2 पर, तो हमने पहले 2 वाला लिख दिया। ठीक। चलो T1 पड़ा रह गया, हाँ जी। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स वाई आ गई। अब T1 को कहते हैं माइनस एक्स वाई पर लगाओ, बट ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि T1 को लगाने का तो तरीका क्या है कि वो 3 पर लगेगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है, वो डी ऑप्शन पर है। देखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखो टी यहाँ 1 और ये T2 सेम ही लिया है हमने। कहते हैं आप T2 T1 बताओ। अब देखते हैं, अब देखो जब T2 T1 किया ना तो अब T1 कितने पर लगा हुआ है, 3 पर, तो हमने 3 पर लगाया। T1 को लगाने का तरीका क्या है कि x की
3 से मल्टीप्लाई कर दो, y की 4 से और z की -2 से, ये आ गया। ठीक है, अब T2 आ गया। अब कहते हैं T2 को इस पर लगाओ। अब T2 को लगाने का तरीका देखो। T2 को लगाने का तरीका कहता है कि पहले एलिमेंट का नेगेटिव कर दो, दूसरा एज इट इज़ लिख दो। तो जब मैं T2 इस पर लगाऊंगी तो वो कह रहा है इसका तो नेगेटिव कर दो, कर दिया, दूसरे वाले को एज इट इज़ लिख दो। अब ये हमारा किस ऑप्शन पर है? सी पर। आंसर क्या हमारा? -3x, 4y -2z। ये रहा माइनस का 3x, 4y -2z। नेक्स्ट देखो, V एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। कहते हैं द डायमेंशन ऑफ द ड्यूल स्पेस ऑफ V। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। अगर कोई स्पेस n डायमेंशन का है और उस स्पेस का क्या निकालती हो? ड्यूल स्पेस, तो जितने ही डायमेंशन का वो स्पेस खुद था ना, ड्यूल भी उतनी ही डायमेंशन का होता है। तो अब आप देख लो, V अगर n डायमेंशनल का है तो V के ड्यूल स्पेस की डायमेंशन भी क्या होगी? n। तो आंसर क्या आ गया? A। तो हमारा आज का टॉपिक भी यहीं फिनिश होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा। बाय।